bending of ray of light when it passes from one medium to other medium obliquely is called a refraction of light. जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तब उनका बैंड हो जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। बैंड होने का मतलब है अपने जो स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रैवल करती है, लाइट आप जानते हो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए जैसे वो मीडियम चेंज करती है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लीजिए वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, जैसे मीडियम चेंज हुआ यूँ मुड़ जाएंगे। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब है और लाइट रेज एयर से ऐसे आ रही है। ये एक लाइट रे है जो एयर से आ रही है। ये यहाँ तक तो सीधी आएगी, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी ये सीधी ना जाके ऐसे सीधी ना जाके बैंड हो जाएगी, यूँ मुड़ जाएगी। एंड दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एज यू नो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ meter per second, and it differs in different medium. In glass, the speed of light is 2 × 10⁸ meter per second. There is a lot of difference in the speed of light in these two mediums. So this is the reason of bending. अगर ये स्पीड में वेरिएशन ना हो तो लाइट रेज बैंड नहीं होगी। स्पीड में वेरिएशन होने की वजह से ही लाइट रेज बैंड होती है। अलग अलग मीडियम्स के अंदर अलग अलग स्पीड होती है। वैक्यूम के अंदर फास्टेस्ट ट्रैवल करती है लाइट, उसके बाद एयर के बाद अलग अलग मीडियम जैसे ग्लास, वाटर, एनी अदर लिक्विड और ट्रांसपेरेंट सॉलिड, इन सभी के अंदर से लाइट रेज अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। इन सभी में लाइट की स्पीड में वेरिएशन होने की वजह से ही बैंडिंग होती है। एंड दिस बैंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें लाइट रेज किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आती है उसी मीडियम में। एयर से ट्रैवल कर रही थी तो एयर में ही वापस आ जाती है, वाटर से ट्रैवल कर रही थी तो वापस वाटर में ही बैंड हो जाती है, वापस आ जाती है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो उसका मुड़ जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है, जो कि लाइट की स्पीड में डिफरेंस की वजह से होता है। ओके, तो जो मीडियम है, हम दो मीडियम लेके चलते हैं इसको आसानी से समझने के लिए कि दो कोई मीडियम होते हैं जिनमें एक से और दूसरे के अंदर लाइट रे ट्रैवल करती है। तो जिसमें ज़्यादा स्पीड हो और जिसमें कम स्पीड हो, उन दोनों को अलग अलग मीडियम का नाम दिया गया है। अब इनको हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि दो मीडियम क्या है। इन दोनों मीडियम को हम कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जो इनके अंदर लाइट की स्पीड है उसके बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कोई भी मीडियम दो में से, हम दो मीडियम लेके चलेंगे, इन दो में से कोई भी एक मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसे हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे या खाली रेयर मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकली वर्ड का यूज़ किया जाता है ऑप्टिक या ऑप्टिकली लाइट से रिलेटेड। जो लाइट का ये चैप्टर है ये ऑप्टिक्स का ही एक पोर्शन है। फिजिक्स में डिफरेंट पोर्शन है जिसमें ऑप्टिक्स भी एक पोर्शन है। इसमें हम लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो इसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। दूसरा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो होगा जिसकी कंपैरेटिवली स्पीड कम होगी, जिसके अंदर लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी। जो भी दो मीडियम हमने लिए सपोज कीजिए हम दो मीडियम लेते हैं, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर दोनों में स्पीड किस में ज़्यादा होगी? लाइट की। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी एयर के अंदर एज कंपेयर टू वाटर। सो एयर इज़ रेयर मीडियम एंड वाटर इज़ डेंसर मीडियम। नाउ इफ़ यू कंपेयर water and glass, which one is rarer and which one is denser? As we compare water and glass, the speed of light is more in water and less in glass. So now water is rarer medium and glass is denser medium. So एक बार तो water rarer medium था, अब दूसरी बार में denser medium हो गया है। ये जो एक ही मीडियम रेयर और डेंसर बना है ये है कंपैरिजन के बेस पे। दूसरे मीडियम के साथ हमने इसको कंपेयर किया, तो जहाँ पर वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम है कंपैरेटिवली, तब हम वाटर को कहेंगे डेंसर मीडियम। अगर वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है
तो ये ही मीडियम कहलाएगा रेयरर मीडियम। अब आपको बेंडिंग के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, छोटी सी बात है, वो आपको समझनी भी होगी कि बेंडिंग कब कब होती है और कब बेंडिंग नहीं होती। यहाँ पर एक वर्ड आया था ऑब्लिक्वली, जिसका मतलब होता है एट एन एंगल, कोई भी एक एंगल, नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो उसे ऑब्लिक्वली हम कह सकते हैं। तो जो आपको याद रखनी है, समझनी है, वो चीज़ ये है कि लाइट रेज बैंड तब होगी जब वो ऑब्लिक्वली किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी दूसरे मीडियम में। अगर परपेंडिकुलर ही लाइट रे एंटर कर रही है तो वो बैंड नहीं होगी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में मैंने बना रखा है। मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक हमारे पास कोई भी मीडियम है, इसको हम मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर लाइट रे ऐसे ट्रैवल करके आ रही है एयर से, ये सराउंडिंग में इसके एयर है, लाइट रे एयर से ऐसे ट्रैवल करके आ रही है ग्लास के अंदर। तो जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी लाइट रे डेफिनेटली बैंड हो जाएगी, और ये बैंड होगी इसके नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल वगैरह जो भी होगा वो अभी हम आगे इस पिक्चर के साथ अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। आपको अभी ये याद रखना है कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और जब ग्लास से एयर में आएगी वापस से तो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब ये नॉर्मल क्या होते हैं हम थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि जब भी लाइट रे रेयरर, एयर यहाँ पर रेयरर मीडियम है एज कम्पेयर टू ग्लास, ग्लास इज डेंसर मीडियम, so light will bend toward the normal when it enters from air to glass, and when light rays enter from glass to air it bends away from the normal. But if the light ray is coming toward the surface perpendicularly, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइट रे आ रही है तो ये बैंड नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये लाइट रे बैंड होगी, ये एक बार इधर बैंड होगी, एक बार इधर बैंड होगी, इस तरह से जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर आ रही है तो लाइट रेज बैंड तभी होगी जब वो ऑब्लिक्वली आ रही है। इज इट क्लियर? अब इसको ग्लास स्लैब के साथ हम समझते हैं। मैंने नोट्स में आपको ग्लास स्लैब से रिलेटेड जो पिक्चर है वो भेज दी है, बेंडिंग किस तरह से होती है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं रफली। मैं विदाउट स्केल आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन वगैरह के अंदर एरर आ सकता है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना। सपोज करते हैं ये एक ग्लास स्लैब है, और यहाँ एक लाइट रे आ रही है इस ग्लास स्लैब की तरफ। लाइट रे ही लेके चलेंगे हम, बीम नहीं, बिकॉज लाइट रे की हेल्प से, एक रे सिंगल लाइन होती है जिसकी हेल्प से हम अच्छे से उसके अंदर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक लाइट रे सपोज करते हैं इसकी तरफ आ रही है, इस आने वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे ग्लास स्लैब की तरफ आ रही है और ये एयर से आ रही है, ग्लास के चारों तरफ एयर है, एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, इस आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। जहाँ पर ये इस सरफेस को टच कर रही है ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इस पॉइंट से इस सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन को कहते हैं नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो इंसिडेंट रे जहाँ पर मीट करती है सरफेस के साथ वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाई गई लाइन को नॉर्मल कहते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर बात की थी। नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, नॉर्मल से दूर बैंड होती है। तो ये जो भी कुछ है नॉर्मल ये होता है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के परपेंडिकुलर लगाई गई एक वर्चुअल लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब होगा ये यहाँ पर लाइट रेज एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, तो रेयर टू डेंसर एंटर हो रही है लाइट रे। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इट विल नॉट पास स्ट्रेट। ये लाइट रे सीधी नहीं जाएगी, इसकी सीधी अगर जाती तो कुछ डॉटेड लाइन इस तरह से बनती, इसको सीधा ऐसे जाना था, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, ये टुवर्ड द नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो लाइट रे को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जो पाथ होना था स्ट्रेट वो ये होना था,
क्योंकि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बट रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग की वजह से वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है। ये इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ लाइट रेज बेंड हो गई, ये अब इस तरफ से ट्रैवल कर रही है। अब इस रे को हम कहेंगे, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट रे बैंड होके आई है, जो बैंड हो गई, उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब ये लाइट रे यहाँ पर ग्लास टू एयर एंटर करने वाली है, तो अगेन यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा होगा जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर बना, इसे हम कहेंगे फिर से नॉर्मल। अगेन होगा क्या कि लाइट रे अब डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर करे, क्योंकि यह ग्लास एयर की कंपेरेटिवली डेंसर ही है, तो डेंसर टू रेयर जब लाइट रे एंटर करती है तो वापस क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। लाइट रेज यूँ सीधी ना जाके, ऐसे यूँ सीधी ना जाके और नॉर्मल से दूर हटेंगी तो इस तरफ जाएंगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी लाइट रे। अब इस रे को कहेंगे हम, इस रे को जो इस तरफ आ गई, इमर्जेंट रे। ओके, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे जब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो दो लाइन रे, दोनों लाइन है लाइट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे का पाथ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पर। ये मीडियम जो ग्लास है, ये ग्लास जितना ज़्यादा डेंसर होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कम डेंसर होगा, यानी कि एयर और ये जो मीडियम है, या कोई भी ये मीडियम है, एयर ना हो कि कोई भी मीडियम है, ये भी ग्लास ना हो कि कोई भी दूसरा मीडियम है, इन दोनों मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा। दोनों में लाइट की स्पीड का डिफरेंस कम होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। अब यहाँ पर एंगल्स भी बन रहे हैं कुछ। एक तो एंगल बनेगा ये वाला जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती, कभी भी आपको सरफेस के साथ एंगल नहीं बनाना है। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रे के साथ बना है नॉर्मल के साथ, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रे इमर्जेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थे, जब रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन यू कैन कमेंट इन द